हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि जो आपका सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी क्रम के साथ हम लोग आज फिर आगे बढ़ेंगे और अपना प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं जीरा जैसा दिखता हूँ। कैसा दिखता है? जीरा जैसा दिखता हूँ, हालांकि मैं हरा हूँ और आपके पेट को स्वस्थ बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं कौन हूँ? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। इलायची, सौंफ, अजवाइन के बीज, मेथी के दान, अरे मेथी दाना। तो बताइए राइट इसका आंसर क्या है? कैसा दिखता है? हरा जैसा तो दिखता है, ठीक है, और पेट को स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है, और ये कैसा? जीरा जैसा होता है। तो बताइए क्या है? देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। जो सौंफ होती है, ठीक, ये कैसी होती है? हरी होती है। ठीक, कैसी होती है साथियों? हरी होती है। और ये हमारे पेट को ये क्या करती है? स्वस्थ रखती है। ठीक, और इसको किसके रूप में भी खाया जाता है? यानी सौंफ का इस्तेमाल समस्याओं के इलाज के लिए कुछ उपयोग जैसे इसके लिए किया जा सकता है, वजन घटाना, ठीक, और कैंसर की रोकथाम। कैंसर की रोकथाम के लिए भी किया जा सकता है। और इसका अगर बात करें, स्तनपान कराने वाली, जो स्तनपान महिलाएं कराती हैं बच्चों को, ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए दूध उत्पादन यानी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये सौंफ के बारे में हो गया, ठीक है। और भी बताता हूँ और क्या है कि सौंफ के बीज, देखो इसके बीज में क्या क्या पाया जाता है भैया? विटामिन सी हो गया, ठीक है, विटामिन सी हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब इसके पाए जाते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा कि यानी सौंफ जो होती है वो कैसी होती है? जीरे जैसी दिखती है और हरी होती है, और ये हमारे पेट को स्वस्थ बनाने के लिए कोशिश करती है। ठीक है, क्या बनाने के लिए कोशिश करती है? हमेशा कोशिश करता है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। तो भैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिला हमारे चैनल को आगे तक ले जाने में, ठीक है, और इसी तरीके से आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा ताकि और सी चीजें, अच्छी से अच्छी चीजें होती चलती चले। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रीनगर के घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। मतलब श्रीनगर में जो घर होते हैं वो किस टाइप से बनाए जाते हैं। नंबर 1 है, कई परिवार हाउस बोट में रहते हैं जिन्हें डोंगा कहा जाता है। इन हाउस बोट की छत पर सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। इन हाउस बोट की छत पर सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। ऑप्शन सी कह रहा है, जहाँ के पुराने घर पत्थर, ईंटों और लकड़ी के बने हैं। ऑप्शन डी है, दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर, यानी जो होता है मेहरबा होते हैं जिन्हें डब कहा जाता है। तो सही कथन का चयन कीजिए। देखो सही कथन में केवल कह रहा है ए बी सी, और पहला है ऑप्शन ए बी सी, और बी वाला है केवल बी सी डी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? सी डी ए। ऑप्शन बी है आपका ए बी सी डी, यानी कि चारों। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है, बताइए, तब तक फिर हम आगे बढ़े। अब देखिए अगर इसमें देखा जाए ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि कई परिवार हाउस बोट में रहते हैं। मतलब यहाँ को क्या कहा जाता है? हाउस बोट कहा जाता है जिन्हें डोंगा कहा। हाउस बोट में रहते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? डोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? डोंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला जो है आप सभी का, इन हाउस बोटों की छत पर सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। बिल्कुल सही है कि जो हाउस बोट होते हैं इन पर क्या बनाई जाती है? सुंदर नक्काशी बनाई जाती है। ठीक, ऑप्शन सी अगर देखा जाए तो क्या हो, यहाँ के पुराने घर पत्थर, ईंटों और लकड़ी के बने होते हैं। ये भी सही है, यानी कि यहाँ के जो घर होते हैं किसके बने होते हैं?
पुराने पत्थर, ठीक है, और ईंटों ईंटों और लकड़ी के बने होते हैं। ठीक, समझ गए। तो ये आपका सही हो जाएगा, जहां पर आपका ए बी सी वाला दे रखा है ऑप्शन ए नंबर, केवल ए बी सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए इतनी बात। देखिए, घर से पूछा जाता है डोंगा, जैसे केरल में हो गया, ठीक, और जम्मू कश्मीर में हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं, किसके बारे में पूछा है, जल संरक्षण की विधि नहीं है। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि नहीं शब्द ऐसा होता है वो हाँ में हमें दिखाई देता है और आंसर क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, आप लोग भी बताइए, सही बताइएगा, होता है कि नहीं होता है। कि हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे सरल आ जाते हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं, ऐसा लगता है इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यही होगा, और हम लोग लगा देते हैं, यानी कि नहीं ही शब्द हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो बांस का टपकन सिंचाई पद्धति, बांस की टपकन सिंचाई पद्धति, ऑप्शन बी है भूजल निष्कर्षण, ऑप्शन सी है कुंड, ऑप्शन डी है जल के अपव्यय से बचना। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि भूजल निष्कर्षण। ठीक है, भूजल निष्कर्षण ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर बांस की बात करें, बांस टपक सिंचाई पद्धति, बांस की टपक सिंचाई पद्धति की अगर बात करें, प्रणाली करें, तो ये जो एक होती है ये 200 साल पुरानी है। कैसी है, 200 साल पुरानी पद्धति है, यानी कि प्रणाली है। तो मेघालय में इसका कहाँ किया जाता है, मेघालय में जल संरक्षण, ठीक, जल संरक्षण सिंचाई विधि आम है, तो इसको यहाँ पर बचा करके रखा जाता है। ठीक, बांस की पाइप प्रणाली लगभग, अब इसको देखा जाए, बांस की पाइप प्रणाली, ठीक, बांस की पाइप प्रणाली लगभग 18 से 20 लीटर पानी प्राप्त करता है। कितना, 18 से 20 लीटर पानी प्राप्त करता है। तो समझ गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और अगर कुंड की बात करें भैया, तो कुंड के बारे में देखो क्या बताया गया है। कुंड तो जानते होंगे आप सभी लोग, बताइएगा कुंड क्या होता है कमेंट करके। तो देखिए, कुंड की अगर बात करें तो ये राजस्थान में, कहा, राजस्थान में, ये क्या है, राजस्थान में वर्षा जल संचयन की स्थायी रूप से, यानी कि ये कहाँ है, राजस्थान में जो वर्षा का होता है, वर्षा संचयन के रूप में, ठीक है, वर्षा संचयन के रूप में स्थानीय रूप से कुंड या टंका एक ढका हुआ भूमिगत टैंक होता है। मतलब ये कुंड जो होता है, देखा होगा आप सभी ने, गोल गोल सा बना हुआ होता है, और ये भूमिगत एक क्या होता है, टैंक होता है, जहां पर पानी को संरक्षित कर लिया जाता है। समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भैया, पढ़िए और उसका जवाब दीजिए कि एक बढ़ई क्या बनाता है। एक बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, मटका बनाता है, जूते बनाता है, कपड़ा बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक बढ़ई क्या बनाता है। देखिए, एक बढ़ई जो होता है वो हमेशा क्या बनाएगा भैया, फर्नीचर बनाएगा। क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाता है। अब मटका की अगर बात करो तो मटका कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है, ठीक है, कौन बनाता है। अब अगर जूते कौन बनाता है, तो मोची, जूते कौन बनाता है, मोची बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि फर्नीचर कौन बनाएगा, बढ़ई बनाता है। समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है धुंध, कोहरा, या आर्द्रता, या ओस। बताइए, वायु में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहा जाता है, धुंध, कोहरा,
आर्द्रता या ओस। देखिए अगर इसकी बात करें तो यानी कि इसका राइट आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला ओस आएगा। क्यों? आर्द्रता कहलाता है, यानी कि जल वाष्प क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। अब देखो अगर देखा जाए तो मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम किसी क्षेत्र में किसी भी समय वातावरण की स्थिति को दर्शाता है, किसी क्षेत्र में और किसी भी स्थिति में, ठीक है, किसी भी स्थिति में वातावरण की स्थिति को दर्शाता है। अब इसके अगर देखा जाए मौसम के 5 घटक हैं। कितने घटक हैं? 5 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? यानी कि देखिए तापमान, वायुदाब, ठीक, तापमान, वायुदाब, हवा, नमी और अवक्षेपण। ठीक, ये इसके क्या है? यानी कि 5 घटक होते हैं। कौन कौन? तापमान, वायुदाब, हवा और नमी। साथियों बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। अवक्षेपण अगर बात करें हम इसकी नमी की, इसकी बात करें तो नमी की अगर बात करें तो नमी में क्या हो जाएगा? ठीक, उसके बाद है तुम्हारा ओस, इसको भी बताना है, ठीक, ये नोट कर लेना। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कोहरा, ये सब चीजें क्लियर करते हुए चलो ज्यादा बेटर रहता है। यानी कि फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? धुंध की। तो देखिए सबसे पहले अगर नमी की बात करें तो नमी क्या होती है? नमी तो आप सभी को पता होता है कि आर्द्रता हवा में मौजूद, यानी कि किसमें मौजूद? आर्द्रता हवा में मौजूद क्या कर सकती है? यानी कि जल वाष्प की तीव्रता आर्द्रता ओस या कोहरे में मौजूद रहने की संभावनाओं को इंगित करती है। मतलब जो नमी जो होती है वो किसको? आर्द्रता में हवा हो गया, जल वाष्प की तीव्रता आर्द्रता ओस वर्षा या कोहरे के मौजूद रहने की संभावना को इंगित करती है। समझ गए इतनी बात? अगर ओस की बात करी जाए तो ओस में क्या हो जाएगा कि जब नमी पानी में बूंदों के रूप में ठोस वस्तुओं की सतह के ऊपर, यानी कि ये जो किसके रूप में? ठोस वस्तुओं के रूप में, कहा? सतह के ऊपर आ जाए, सतह के ऊपर हवा में कड़े के बजाय ठंडी सतह जैसे पत्थरों, अब देखा होगा पत्थरों हो गया, घास हो जाता है, ठीक है, पत्थरों, घास और ब्लेड में पौधों की पत्तियों पर जम जाती है। मतलब ओस जो होती है आप सभी ने देखा होगा कहाँ जम जाती है? पत्तियों पर जम जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? ओस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करें कोहरा की तो जब बड़ी मात्रा में जलवाष्प वाले वायु द्रव्यमान का तापमान अचानक गिर जाता है तो सूक्ष्म कण संघनन होता है। कोहरा एक बादल है। मतलब कोहरा है क्या? हमारा बादल होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? बादल होता है। ठीक, आगे बात करें तो जिसका आधार जमीन पर बहुत करीब है, कोहरा मतलब छोटा बादल होता है। ये कोहरा जो होते हैं कैसे होते हैं? छोटे बादल होते हैं। तो आगे बात करें धुंध की, धुंध और कोहरा में केवल इतना अंतर है, मतलब धुंध और कोहरे में इतना अंतर है, धुंध में कोहरे की तुलना अधिक नमी होती है। मतलब कोहरे की तुलना में अधिक नमी, मतलब कोहरे की तुलना में किसमें अधिक नमी होती है? धुंध में। ठीक है, इतनी बात ध्यान करना। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे जाए किसमें कितनी नमी होती है तो धुंध में अधिक नमी होती है। ठीक है, तो अधिक नमी होती है। पहाड़ों पर धुंध अक्सर होती है। कहाँ पर होती है? यानी कि ये जो पहाड़ों होते हैं, पहाड़ों पर धुंध अधिक होती है। समझ गए इतनी बात? तो इसका राइट आंसर आप सभी को हमने बता ही दिया था, क्या हो जाएगा? आर्द्रता हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है चींटियों के कितने पैर के युग्म होते हैं? चींटियों के कितने पैर के युग्म होते हैं? यानी कि 2, 1, 2, 3, 4, बताइए। अब चींटियों के बारे में अगर जानना चाहोगे तो चींटियां कहाँ चलती है? एक समूह में चलती है। चींटियां कहाँ चलती हैं?
एक समूह में चलती हैं, और चींटियां जो होती हैं वो गंध छोड़ते हुए चलती हैं। चींटियां जो होती हैं वो क्या करते हुए चलती हैं, गंध को छोड़ते हुए चलते हैं, जिससे कि जो चींटियां छूट जाती हैं वो उनके पीछे आकर के गंध से पहचान कर अपने समूह के पास पहुंच सकती हैं। और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है। ये रात दिन क्या नहीं चलते रहते, सोते नहीं। चींटियां जो ऐसे होती हैं सोती नहीं, और सबसे ज्यादा क्या करती है, मेहनत करती। तो अगर पैर पैर की बात करें जाए तो इनमें कितने युग्म होते हैं, 3 युग्म होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3 युग्म होते हैं। आंसर सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 6 पैर होते हैं इनके। कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, और 3 जोड़ी होते हैं। तो ये गंध छोड़ती हैं और अपने समूह में एक समूह में रहती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सूची जो आप सभी के सामने बनी हुई है, यानी कि पीतल और कॉपर और कांस। तो पीतल को किससे मिलाया जाएगा, फिर उधर दे रखा है गहरा लाल भूरा, फिर उधर दे धात्विक भूरा या पीला। तो देखिए अगर किसकी बात करें भैया, पीतल की। किसकी बात करें, पीतल हो गया और कॉपर हो गया, और आपका किस क्या हो जाएगा। तो अगर इनकी बात करें तो पीतल की, अब इधर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आप सभी का, यानी कि ये हो जाएगा गहरा लाल भूरा, ठीक। और ऑप्शन बी है धात्विक भूरा, ऑप्शन सी है पीला। तो इनका मतलब सही चयन करना है, कौन किससे मेल खाता है। तो देखिए यानी कि ये किसका हो जाएगा, पीला। पीतल कैसा होता है, पीला होता है कि नहीं होता है, ठीक। ये आपका हो जाएगा गहरा भूरा, और ये आपका कैसा हो जाएगा, धात्विक भूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला किसमें चला जाएगा, थर्ड में, ए वाला, बी और सी, ठीक। तो बी वाला किसमें चला जाएगा, फर्स्ट में, सी वाला किसमें चला जाएगा, सेकंड में। जहां पर आप सभी को थर्ड और सेकंड, अरे सॉरी, फर्स्ट और सेकंड दे रखा हो वही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडा देने वाला स्तनपायी जानवर कौन सा है। अंडा देने वाला स्तनपायी जानवर कौन सा है, तो ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन है कि अंडा देने वाला स्तनपायी जानवर कौन सा है, तो उसी में आंसर आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आप सभी का डिडेलिफिश या मैक्रोपस या पैरोपोपस या टचीग्लोसस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि टचीग्लोसस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, टची ग्लोसस, ठीक। ये स्तनपायी जानवर है, ठीक है। तो अंडा देने वाला ये स्तनपायी जानवर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ खाद्य भंडारण अंग है, यानी कि निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ खाद्य भंडारण अंग है, यानी मूली, प्याज, शकरकंद और अदरक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कि कौन सी ऐसी जिनकी जड़ें हैं जो खाद्य भंडारण है। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो भैया शकरकंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला
सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, बस आप सभी को थोड़ा ध्यान रखना। क्या होता है, थोड़ा पैडागोजी जो होती है वो क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाती है। बाकी आपको 15 नंबर बहुत नॉर्मल मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये चीजें हमारे यानी कि दिमाग में फिट होनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि चीजें और आसान हो जाती है। देखिए थोड़ा और कमेंट किया करिए। आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर दिए मुझे, और भी थोड़ा बढ़ाइए ताकि और चैनल को, वीडियो को थोड़ा अंत तक ले जाइए। वीडियो को पूरा जरूर देखिए साथियों, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपसे और आशा करना चाहूंगा कि आप लोग और दूरी तक ले जाएंगे हमें, और अच्छी से अच्छी चीजें आप सभी के लिए करूंगा। देखिए अभी तो ये मान लो नॉर्मल चीजें हैं, अगर मैं अच्छे लेवल पर पहुंचता हूँ तो आपके लिए मैं अच्छी चीजें और करने की कोशिश, डिजिटल बोर्ड भी लाने की कोशिश करूंगा साथियों। बस अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा, मैं आपके साथ कंटिन्यू लगा रहूंगा। ठीक है, जल्दी शॉर्ट्स भी वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन देखिए क्या होता है कि शॉर्ट्स वीडियो इतने अच्छे तो नहीं हो पाते हैं, फिर भी इसलिए मैं बनाता हूँ कि अकेले वीडियो मुझे शूट करना पड़ता है। ठीक है, जो सारे उनका तो मैं उनका शूट कर लेता हूँ, लेकिन जब मुझे शूट करना पड़ता है तो पूरा सेटअप मुझे लगाना पड़ता है। अब देखिए मैं आपको एक दिन आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेटअप बना के रखना पड़ता है। बस अपना प्यार और साथ सहयोग, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, 1000 प्लस सब्सक्राइब करने से कुछ चीजें नहीं हो सकती, लेकिन जितना आप और सब्सक्राइब करेंगे तो और हमें ज्यादा फायदा मिलेगा साथियों, और आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बस अपना प्यार हमारे साथ बना करके रखना है और मंजिल की तरफ लोग चलते हुए जाना है। तो देखिए ये समझ गए ना, शकरकंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक या यानी सुपापचय होता है। मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसको भोजन करने से क्या होता है, पौष्टिक हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कैसा भोजन करने से बताइए। यानी कि भुनने से, तलने से, वाष्प द्वारा, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो पौष्टिक बनाता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, वाष्प द्वारा। यानी कि आपको भोजन को उबाल कर जितना खाओगे वाष्प के द्वारा, क्या हो जाता है कि उसमें पौष्टिक चीजें रहती हैं। अगर भुनोगे तलोगे तो उसमें पौष्टिक चीजें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिससे शरीर को कोई पोषक तत्व इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाते। यानी कि उसमें बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व रहते हैं। लेकिन इसीलिए देखा होगा जितने भी एक्टर लोग होते हैं, सभी डाइट करने वाले भोजन खाते हैं, उनको पौष्टिक आहार चाहिए होता है। अब देखिए गांव क्षेत्र में क्या होता है, भुना तला, या देखा होगा आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, जितनी चीजें भुनी तली लोग खाते हुए जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि बॉडी के लिए, हमारे लिए कितना नुकसान है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी मार्केट में ऐसी चीजें बिकने लगी है जो हमारे एक ही तेल में बार बार एक ही ऑयल यूज किया जाता है, और उसी में चीजें तली भुनी जाती है। आप जितना तला भुला वैसा भोजन करेंगे आपको उतना ही नुकसान होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प के द्वारा। अब देखिए बात करें अगर, तो भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है कौन सी रेखा है, मकर रेखा है, मानक मध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है। भारत के उत्तर में स्थित है, भारत देश के उत्तर में स्थित है कौन सी रेखा है। देखिए अगर बात करी जाए तो इसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा हो जाएगा। तो भारत के ये कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा भारत के उत्तर में स्थित है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी ग्रह या, मतलब ये कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और ये किसी भी, इसमें जो किसी भी ग्रह या आकाशीय पिंड के बीच से होकर गुजरती है। मतलब कहां से होकर के गुजरती है, ग्रह या आकाशीय पिंड से होकर के। ठीक है, गुजरती है, आप लोग नोट करते हुए चलना है। गुजरती है जो इसे आधे हिस्सों में विभाजित करती है।
भूमध्य रेखा के रूप में जानी जाती है। मतलब जो इसके आधे हिस्से के रूप में विभाजित करती है, किसके रूप में जानी जाती है? भूमध्य रेखा के रूप में जानी जाती है। ठीक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, समझ गए। भूमध्य रेखा की खोज चार्ल्स मेरी गेलेना, ठीक है, किसने की थी? मेरी डेला ने वर्ष 1736 में की थी। तब की गई थी 1726 में की थी। किसने की थी? मेरी डेला, ठीक है, मेरी डेलना ने 1736 में इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगर और भी रेखा की बात करें जाए, यानी कि हम लोग कर्क रेखा की बात करते हैं। अब देख लीजिए, जब सारी रेखाएं आ गई तो कर्क रेखा की बात, रेखा ही रेखा होती है। ठीक है, रेखा के पीछे ही तो सब लड़ाई है। ये कहीं पर भी तो किसके पीछे? भैया ये रेखा ही है जो होती है, यही लड़ाई करवाती है। अब भाई रेखा का मतलब और कुछ ना समझना, ठीक है, क्योंकि आप सबका दिमाग तो बहुत आगे एक्टिव रहता है। तो रेखा यानी कि अब हम किसकी बात करें? अगर कर्क रेखा की, ठीक है, हम ये वाली रेखाएं बात कर रहे हैं और कोई रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? गुजरात। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया। और आपका कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2, 4, 6, 8, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे हम बात करते हैं मानक मध्य रेखा की। तो मानक मध्य रेखा की अगर बात करें भैया, तो मानक मध्य रेखा क्या हो जाएगा? भारतीय मानक समय। यानी कि मानक मध्य रेखा जो होता है, मानक मध्य रेखा देशांतर है जिसका उपयोग किसी देश के समय का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब मानक मध्य रेखा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी देश के समय का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गए। आगे अगर मकर रेखा की बात करें, देखिए मानक मध्य रेखा जो देखा जाए तो ये कहां से? उत्तर प्रदेश के कहां से? मिर्जापुर, ठीक है, से होकर के गुजरती। मिर्जापुर से, यानी कि मिर्जापुर के पास नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात मानक मध्य रेखा। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कर्क रेखा, मानक मध्य रेखा। अब बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा में अगर देखा जाए पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, ये कहां पर? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री, ठीक है, कितनी है? 23 डिग्री 26 अंक 22 दक्षिणी अक्षांश गोलार्ध पर पश्चिम से, यानी कि कहा? दक्षिणी अंशांश, कहां पर भैया? दक्षिणी अंशांश ग्लोब, पश्चिम से पूरब की ओर खींची है। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, खींची है, समझ गए। तो ये मानक रेखा के बारे में हो गया। आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का भार, जब कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का भार कैसा हो जाता है? द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, भार कम हो जाता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि भार परिवर्तित हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर बात करें तो अगर कोई चंद्रमा पर उतरता है उसमें क्या हो जाता है भैया, चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति तो भार कम हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। भार कम हो जाता है, होता है, और जो आपका है द्रव्यमान कैसा हो जाता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, इसका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में 6 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 6 गुना अधिक है। इतनी बात समझ लेना, अधिक है। इसीलिए जब कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसका वजन कैसा हो जाता है? घट जाता है, कि गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, लेकिन शरीर का द्रव्यमान किसी भी रचना पर समान रहता है। द्रव्यमान जो रहता है किसी भी रचना पर क्या रहता है? समान रहता है। तो समझ गए इतनी बात कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में कितना है? 6 गुना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का भार क्या हो जाता है? अरे भार कम हो जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है, यानी कि दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो आदिवासी उत्सव है। तो कौन सा है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला, बताइए। देखिए, कुंभ मेला, समकता या क्या दे रखा है? कुंभ मेला है, ऑप्शन बी आपका दे रखा है समकता या सरलंबा जातरा, या ऑप्शन सी है खराची उत्सव, या ऑप्शन डी है गंगा जी मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सरकंबा या जाति मेला जो होता है ये राज्य के कहाँ मनाया जाता है भैया? तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। हिंदू आदिवासी देवता उत्सव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 14 है, यानी कि 14 की बात करेंगे कि यह एक सामाजिक चिंता का विषय है। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में सीवेज मानव अपशिष्ट अब भी, यानी किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा साफ किया जाता है। मैला ढोने वाले व्यक्तियों, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ की से साफ किया जाता है। यानी कि सबसे सुविधादायक है। यह निजी कंपनियों में स्वामित्व में है, यानी निजी कंपनियों के स्वामित्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो मैला यानी कि सीवेज जो होते हैं उनका जो मैला होता है वो किसके द्वारा साफ किया जाता है? आज भी जो होते हैं मैला ढोने वाले हाथ के द्वारा साफ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने। पोचमपल्ली नाम है। देखिए, ये आप सभी को क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में। ये ऐसे क्वेश्चन है, देखिए इस बार तो ऑफलाइन कैसा है? ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में ज्यादा समस्या तो होती नहीं, क्योंकि हम लोग चीज को बारीक से पढ़ लेते हैं। हम लोग चीजों को कैसे पढ़ लेते हैं? बारीक से पढ़ लेते हैं। जब चीजें बारीक से हो जाती है तो आसानी से आंसर मुझे मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, जब आंसर मिल जाएगा तो आसानी से पेपर हो जाएगा और अच्छे अच्छे नंबर आएंगे आप सभी के। मेरा वादा है आप सभी से, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको जैसी शिक्षा मिल रही है, ठीक, आप उसको लीजिए
और आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अगर अभी डिजिटल बोर्ड होता ना तो यूं फटाफट फटाफट स्लाइड चलती। बस उसी के लिए काम करना है, जितना आप हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी जल्दी आप सभी के सामने डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। डिजिटल बोर्ड जिस दिन आ गया समझे बस फिर तो और मजा आने वाली है आपको पढ़ाने में। ठीक है, अभी क्या है, चीजें हमें सेटअप करनी पड़ती है, क्वेश्चन मुझे लगाना पड़ता है। आप देखते होंगे कितनी मेहनत करके आप सबकी चीजें लाता हूँ। तो देखिए पोचमपल्ली नाम क्या है, लोक चित्रकला जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। या ऑप्शन बी है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई से ज्यामितीय नमूने होते हैं। ऑप्शन सी है बकरियों की किस्म का जिसका महीन या ऊन साल बनाने में काम आता है। या प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो इसका राइट आंसर हो जाए पोचमपल्ली कहाँ से रिलेटेड है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोचमपल्ली कहाँ से रिलेटेड है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई और ज्यामिति नमूने होते। तो ये किससे रिलेटेड है भैया, साड़ियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नंबर बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अब पोचमपल्ली साड़ी आंध्र प्रदेश में, देख लीजिए भाई बताए दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना तो अलग हो चुका है, तो यानी कि तेलंगाना से रेशम से साड़ी अपनी चमक और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती है। यानी पोचमपल्ली साड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो यानी कि किसके लिए जानी जाती है, चमक के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, जरदौरी, जरदौजी, तोड़ा, फुलकारी, काथा, कांथा। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा आप सभी लोग थोड़ा। तो देखो कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यानी कि जरदौजी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जरदौजी कढ़ाई अद्वितीय कला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आप अगर अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हो तो उसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि कौन, एक उपग्रह, एक रॉकेट का, या एक हवाई जहाज का, ये या उल्का पिंड का। तो देखिए अब अगर यांत्रिक की यात्रा करोगे तो किसका उपयोग करोगे, रॉकेट का उपयोग करोगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका नंबर बी वाला सही हो जाएगा भैया। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है सड़कों का सर्वोत्तम वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है। ठीक है, सड़कों का सर्वोत्तम वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, वायु मार्ग, एक्सप्रेसवे, जल मार्ग। तो देखिए अगर 6 लाइन से अधिक यानी कि 6 सड़कें 6 अधिक हो, यानी 6 सड़कें हो और या उससे हो तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेसवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सप्रेसवे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्सप्रेसवे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। यानी कि दमन एवं दीव की लोक कला शिल्पकारी है, कौन सी शिल्पकारी है। तो इसका राइट आंसर बताइए, बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। देखिए ये क्वेश्चन एक नया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। किसकी होती है, यानी कि अगर देखा जाए कछुए के कवच की क्या बनाई जाती है, शिल्पकारी
पाई जाती है। कहाँ पर? दमन एवं दीव। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ली, आप इसको बताना है वर्ली कहाँ से रिलेटेड है। आप सभी को इसका कमेंट करके आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस और सीसी, यानी कि कह रहा है ईवीएस और सीसीई। ठीक, सीसीई का अर्थ है, ऑप्शन है सतत एवं संचयी मूल्यांकन, संचय एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सबको राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि सतत। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के लिए होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने आप सभी को हल करवाए मित्रों, साथियों, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों। कैसा सेशन लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपका सीटेट अच्छे से क्लियर होएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।